एक इंसान या एक गुजरे कल की आत्मा जो अपनी मौत को स्वीकार नहीं कर पाई, वो यूं ही सड़ जाएगी और अंत तक उसे पीड़ा देगी। तीन आर्कियोलॉजिस्ट आज साथ किसी बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कल एक नई न्यूज़ पाई है, सुनकर तुम सब हैरान हो जाओगे। ऐसा क्या नया लिया है? हमें भी बताओ, हम भी बोर हो रहे थे। अरे रंभा, ज़ॉम्बी मिला है एक। उसकी कुछ फोटोज डार्क वेब पर लीक हुई हैं। ये जरूरी थोड़ी है कि जो तुम देख रहे हो वही सही है। हाँ, जरूरी नहीं है, पर ये पहला इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले भी उस मैंशन से जुड़ी कई खबरें यहाँ वहाँ उड़ रही थी, तो ये आज पहली बार तो नहीं है। हाँ, और इतना ही नहीं, उस ज़ॉम्बी के बारे में कहा जाता है कि वो पिछले 200 सालों से उसी मैंशन में है और दहाड़ता रहता है, शरीर, नया शरीर। हाँ, मजाक है या असलियत है, ये तो हम वहीं जाकर देख लेंगे। चलो चलते हैं उस मैंशन की तरफ। विकास, रंभा, संदेश तीनों अगले दिन एक गांव के पास आकर रुकते हैं। वहाँ वो लोग लोकल गाइड कालिया से मिलते हैं। आइए सर, आइए। कालिया जी, आपसे मिलने के लिए हम सब काफी उत्सुक थे, लेकिन आपने बताया नहीं कि आपको जाना कहाँ है। उसकी चिंता आप छोड़िए, थोड़ा आराम हम कर लें, उसके बाद आपको आराम से बताएंगे। ठीक है, जैसा आप कहें। तीनों लोग कालिया के घर जाते हैं। शाम हो जाती है और फिर विकास कालिया से उस मैंशन के बारे में बात छेड़ता है। अच्छा वो कालिया जी, हमें उस पास वाले मैंशन में जाना था। आप बस हमें उस मैंशन का टूर करा दीजिए सुबह के समय, और फिर रात में हम वहीं पर कैंपिंग करेंगे। क्या उस मैंशन में? वो मैंशन एक पुराने ब्रिटिश का है। उस मैंशन के पास हम गांव वाले नहीं जाते। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि उस मैंशन में भूत है। आप लोग शुक्र मनाइए कि मैं बस इतना ही कह रहा हूँ। हमारे यहाँ अतिथि भगवान माना जाता है। अगर मुझे पता होता कि आप लोग उस भयानक मैंशन में जाना चाहते हैं, तो मैं आने से पहले ही इनकार कर देता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या है उस मैंशन में? आपकी भाषा में ज़ॉम्बी और हमारी भाषा में शापित व्यक्ति, जो कभी मर नहीं सकता, पर उसका शरीर हमेशा गलता रहता है, यानी सड़ता रहता है। बस भी करिए, मजाक की भी हद होती है कालिया जी। ये हंसने की बात नहीं है। मेरा काम था आपको सावधान करना, सो मैंने कर दिया। बाकी आपकी अपनी इच्छा। अच्छा ठीक है, बस कालिया जी, हम अकेले ही चले जाएंगे। अब बस हमें वहां का रास्ता बता दीजिए। मैं अपने सर पर किसी की हत्या का पाप नहीं चाहता। बेहतर होगा आप कल तांत्रिक के पास चले जाइएगा। वो आपको रास्ता और वहां की कहानी दोनों बता देंगे। अब सो जाइए, कल बात करते हैं। चलो गाइस, इससे ज्यादा हॉस्पिटैलिटी हमें नहीं मिलने वाली। अब सो जाओ। ओके बाबा, ओके, लेकिन मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ है। हाँ, और अब सो भी जाओ, कल सुबह तैयार होकर तांत्रिक जी के पास जाना है। तीनों सो जाते हैं। अगली सुबह होती है और तीनों लोग अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। तभी विकास एक चाकू अपने सॉक्स में रख देता है, जिसे देखकर संदेश कहता है, अरे विकास, ये क्या है? आखिर तुम ये चाकू लेकर क्यों आए हो? मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आर्कियोलॉजी में चाकू की जरूरत पड़ती है काफी चीजों के लिए, और कभी कभी सेफ्टी के लिए भी काम आ जाती है। ओह ऐसा क्या? तो मैं भी अगली बार से चाकू रखूंगी। तभी वहाँ पर कालिया आ जाता है। आप सब तैयार? जी कालिया जी, अब आप हमें उस तांत्रिक के पास ले चलिए। हाँ, आपको ले चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, गांव के लोग उस मेंशन की बातों को गंभीरता से लेते हैं, तो उनके सामने तमीज से पेश आइएगा। तीनों कालिया के साथ एक गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। कालिया गुफा में जाने से पहले उन्हें चेतावनी देता है। आप सबको मैं फिर से एक बार आगाह करता हूँ,
तांत्रिक जी हमारे गांव की सुरक्षा करते हैं उस मेंशन से, तो आप लोग उनसे तमीज से पेश आइएगा और ये भी ध्यान रखिएगा कि इन सब के बाद आप लोग इस गांव से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। फिर धमकी? ये क्या है यार? आपने कहा था कि वो इस गांव के जाने माने व्यक्ति हैं और हमें अच्छे से वहां रहने को मिलेगा। संदेश, हम वहां अच्छे से ही थे। हमें किसी भी नई जगह पर वहां के लोगों के हिसाब से ही रहना चाहिए। उनकी चेतावनी ध्यान से सुनो और बिना सवाल जवाब के अंदर चलो। ठीक है। चारों गुफा के अंदर घुसते हैं। और देखते हैं कि एक तांत्रिक वहां पर ध्यान लगाए बैठा है। चिंता ना करो, मैं देखने में भले ही जवान हूँ, पर तुम सबसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। नहीं देखिए, हम आपको जज नहीं कर रहे थे, बस जिस हिसाब से हमने आपकी छवि अपने मन में बनाई थी, आप उससे अलग निकले। हाँ, एकदम हमारी उम्र के लगते हैं आप। आखिर आप इस गांव की रक्षा कैसे करते हैं? मैंने कहा था कि तमीज से पेश आना। संदेश, थोड़ा सोच समझ के सवाल करो। कोई बात नहीं कालिया, मैंने इनकी बात का बुरा नहीं माना। जिज्ञासा बहुत अच्छी चीज है, इससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, जिज्ञासा तभी अच्छी है जब ये जन कल्याण के लिए हो। कभी कभार अपनी आत्म संतुष्टि के लिए जो जिज्ञासा पूरी करना चाहता है, वो दलदल में फंस जाता है। जी, हम ध्यान रखेंगे इस बात का। अब काम की बात पर आते हैं। हमें उस मेंशन में जाना था। मैं सब जानता हूँ कि तुम्हें उस हवेली में जाना है, और तुम्हारी भाषा में वो आत्मा ज़ॉम्बी है या नहीं, इस बात की तुम्हें पुष्टि करनी है। जी, मैं चाहता हूँ कि आप हमें वहां का मार्ग बताइए। ठीक है, लेकिन वो ज़ॉम्बी एक श्राप के कारण वहां पर है। एक बार की बात है, जब वो इंसान था, तब उसने अपनी जिज्ञासा की वजह से एक तांत्रिक से सौदा किया। तांत्रिक ने मना किया कि वो उसे अमर नहीं कर सकता, लेकिन उस व्यक्ति ने उसकी चेतावनी नहीं मानी। मतलब ये कि उस इंसान की इच्छा तो उस तांत्रिक ने पूरी की, लेकिन एक श्राप के रूप में कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा उसके शरीर में ही रहेगी और वो जीवन और मृत्यु एक साथ देखेगा, जिसके कारण उसका शरीर सड़ता है, फिर भी वो जीवित है। बड़ी ही रोचक कहानी सुनाई आपने। अब आप बस वहां ले जाने की कृपा करें। बहुत ही बदतमीज हो। तांत्रिक जी की पूरी बात सुन लेते तो अच्छा होता। अब जो होगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी, क्षमा कीजिएगा कालिया जी और तांत्रिक जी, आप भी। बस उत्साह इतना है कि हमें वहां पहुंचकर छानबीन करनी है। ठीक है कालिया, तुम घर लौट जाओ, मैं इन सबको हवेली लेकर जाता हूँ। जैसा आप कहें। कालिया वहां से चला जाता है और तांत्रिक तीनों को लेकर मैंशन की ओर बढ़ जाते हैं। रात होते होते सब वहां पहुंच जाते हैं। ये रही हवेली, अब इसमें अपनी खोज करो, पर सावधान रहना। वो आत्मा जिसे तुम ज़ॉम्बी कहते हो, एक शरीर की तलाश में है। जैसे ही तांत्रिक की बात सुनकर तीनों ने मुड़कर देखा, तांत्रिक वहां से गायब हो गया था। तांत्रिक कहाँ गायब हो गए? मुझे डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं है, बस बोलकर डर कर भाग गए होंगे और हमें लगा कि वो गायब हो गए। पता नहीं, पर ठीक है, तुम सब सावधान रहना। चलो मैंशन के अंदर चलते हैं। तीनों अब मैंशन के अंदर चले गए थे और मैंशन में एक अजीब सी बू आ रही थी, मानो जैसे कुछ सड़ गया हो। यहाँ तो सच में सड़ने की बू आ रही है। कहीं सच में तो यहाँ वो सड़ने वाला ज़ॉम्बी नहीं रहता ना? तुम दोनों तो बेवजह और डरावना बना रहे हो इसे। अब चलो। संदेश अकेले ही आगे बढ़ने लगता है। विकास और रंभा भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, पर उस तक पहुंच नहीं पाते। अरे ये कहाँ चला गया? पता नहीं, मैंशन में इसे ऐसे घूमने की क्या जरूरत थी। अब तो मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है। भला यहाँ ज़ॉम्बी ना हो, पर हो सकता है कि कोई इंसान हो जो लोगों को मारता हो। तभी अचानक एक कमरे की तरफ से संदेश के चीखने की आवाज आती है।
ये क्या हो रहा है? चलो उस कमरे की तरफ। दोनों उस कमरे की तरफ जाते हैं और जैसे ही वो कमरा खोलते हैं उन्हें एक इंसान दिखाई देता है जिसका शरीर सूख सा गया था और बदबू से भरा हुआ था और वो संदेश को मारकर उसकी लाश खा रहा था। संदेश! रंभा अचानक बेहोश हो गई और विकास कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। अचानक वो ज़ॉम्बी विकास की तरफ बढ़ने लगा और विकास हक्का बक्का रह गया, लेकिन ज़ॉम्बी उसकी तरफ ना बढ़कर रंभा के पास आकर खड़ा हो गया और अचानक कुछ ऐसा मंत्र पढ़ा जो सुनाई नहीं दे रहा था और वो वहीं गिर पड़ा। रंभा की आंखें खुल गई। तुम ठीक तो हो ना रंभा? रंभा, कुछ कहो। जैसे ही विकास रंभा के पास पहुंचा, रंभा हंसने लगी। मिल गया शरीर। नहीं नहीं नहीं! विकास ने सॉक से चाकू निकालकर रंभा के शरीर में घुसाया, पर रंभा को मानो जैसे उन घावों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कौन हो? कौन हो? कोई तांत्रिक कहता है तो कोई ज़ॉम्बी, अब कुछ लोग रंभा भी कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, यानी वो तांत्रिक तुम थे? तुमने हमें छल से यहाँ बुलाया? हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ इस मैंशन में ही शरीर बदल सकता हूँ और अब मुझे किसी लड़की के शरीर की इच्छा थी। याद रखना कि जैसे तुम सड़ते हुए शरीर में थे उसी तरह से रहना पड़ेगा। मैं तो मर जाऊंगा अपने दोस्तों की तरह, तुम्हारी पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी, बस इसकी खुशी है मुझे। विकास की बात से चिढ़कर रंभा उसे मार देती है उसी के चाकू से। रात के 11 बज रहे थे। जंगल के पास सुनसान रास्ते पर एक अघोरी योग मुद्रा में बैठा था। उसके ठीक सामने सुधांशु खड़ा हुआ था। बोलो, क्या चाहते हो तुम? बाबा, मेरे 4 क्लासमेट जिन्होंने कॉलेज की एनुअल पार्टी में मेरा और मेरी गरीबी का मजाक बनाया था, मुझे उन चारों से बदला लेना है। तो किस तरह बदला लेना चाहते हो तुम उनसे? आप कोई ऐसी विधि बताइए जिससे मैं जो चाहे कर सकूं। लोना चमारिन, सिर्फ उसी की साधना से तुम वो सब कर पाओगे जो तुम चाहते हो। ये लोना चमारिन क्या है? लोना चमार जाति की एक ऐसी स्त्री थी जिसने तंत्र विद्या में महारत हासिल की थी। जहाँ एक कलुए को सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है, वहीं उस स्त्री ने अकेले ही पूरे 52 कलुओं को सिद्ध किया था। इसीलिए लोग उसे देवी के रूप में मानने लगे और अब उसको सिद्ध करके अपनी कामनाओं को पूरा करते हैं। फिर तो मैं उसे ही सिद्ध करूंगा। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। अघोरी ने अब सुधांशु को पूरी विधि अच्छे से बताई और उसे पूरा करने का सुधांशु ने मन बना लिया। 2 दिन बाद अमावस्या की रात आई। अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था। सुधांशु जंगली इलाके की ठंडी जमीन पर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। उसने सबसे पहले तेल का दिया जलाया, फिर एक बड़ी थाली में 3 लड्डू, 1 मीठा पान, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची और 7 तरह की मिठाइयाँ रखी। उसके बाद योग मुद्रा में बैठकर लोना चमारी के साबर मंत्र का जाप करने लगा। उसने काफी देर बैठकर साबर मंत्र पढ़ा और फिर उस थाली को उठाकर वहाँ से थोड़ा दूर ले गया। उसने अपने घर के पीछे बने खाली सुनसान मैदान में उस थाली को रख दिया और फिर अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही पीछे से आवाज आई तो वो डर गया। हे भगवान, ये आवाज किसकी है? नहीं, विधि के अनुसार मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। वो अपने कदमों को तेज तेज बढ़ाने लगा। कभी वही हंसने की आवाज आती तो कभी पाजेब की छम छम, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अपने घर पहुंच ही गया। इसी तरह उसने 21 रातों तक ये किया।
और आज उसके चेहरे पर एक अजब तरह की खुशी झलक रही थी। आज मेरी साधना की आखिरी रात है। आज के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। उसने आज फिर से वही विधि की। साबर मंत्र को पढ़ने के बाद उसको अपने आसपास धुआं उठता हुआ नजर आया और अगले ही पल उस धुएं ने एक खूबसूरत लड़की का रूप ले लिया, जिसके कपड़े बहुत तंग थे। उनमें से उसका गोरा मखमली चमकता हुआ शरीर बहुत खूबसूरत लग रहा था। प्रणाम लोना देवी। सुधांशु के प्रणाम के जवाब में उसने मुस्कुरा दिया और फिर जमीन पर बैठकर भोग में रखी गई चीजों को ग्रहण करने लगी। मैंने लोना चमारिन देवी को सिद्ध कर लिया है। अगले दिन रात के समय सृष्टि आराम से सो रही थी और उसकी बराबर में बैठा उसका पति रोनित अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। क्या हो गया है मुझे? आज तो मुझसे प्रेजेंटेशन बनाई ही नहीं जा रही। वो पूरा ध्यान अपने काम में लगाकर एक एक वर्ड को बड़े सोच समझ कर लिख रहा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे कोई देख रहा है। उसकी नजर खिड़की पर गई तो उसको खिड़की के शीशे के उस पार किसी की छवि दिखाई देने लगी। वो एकदम से चौंक पड़ा और लैपटॉप साइड में रखकर बेड से उठा। इतनी रात को हमारी खिड़की पर कौन होगा? उसको अजीब भी लग रहा था और थोड़ा डर भी लग रहा था। उसने हिम्मत करके खिड़की की तरफ कदम बढ़ाए। कौन है बाहर? उसने फटाक से खिड़की खोल दी, लेकिन तब उसे सामने कोई नजर नहीं आया। उसने सुकून की एक सांस ली। थैंक गॉड कोई नहीं है। और फिर झट से खिड़की बंद कर दी। लेकिन खिड़की के बंद होते ही उसके दिल को एक झटका सा लगा। ये फिर से कैसे? उसको फिर से कांच पर वही छवि दिखाई देने लगी, पर इस बार वो डर गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि फिर से वो खिड़की खोले और वो उल्टे पैर पीछे हटने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा और उसकी सांस रुक गई। कौन है? जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ लोना चमारी खड़ी थी। उसकी खूबसूरती देखकर वो हैरान रह गया। लोना चमारी मुस्कुराई और उसका शरीर नीला पड़ गया। आंखें लाल लाल चमकने लगी, जिसे देखकर रोनित बेहद डर गया। उसका शरीर कांप उठा और एक चीख उसके कंठ से निकली। उसकी आवाज सुनकर सृष्टि भी जाग उठी। अरे क्या हुआ रोनित? और जब उसने सामने लोना चमारी का भयानक रूप देखा तो उसका भी दिल दहल उठा। उन दोनों की चीख घर के बाहर तक गूंज गई और कुछ ही पलों में सन्नाटा छा गया। सुधांशु अभी अपने कमरे में ही बैठा हुआ था। पता नहीं लोना ने काम किया है या नहीं। देर तो काफी हो चुकी है। उसने घड़ी पर नजर डाली तो रात के 12 बज चुके थे। तभी उसके कमरे में अजीब सा धुआं उठने लगा और जमीन पर बहुत सारा पैसा आकर जमा हो गया। अरे वाह, इसका मतलब है कि लोना चमारी ने अपना काम कर दिया। वो इतनी सारी दौलत देखकर बहुत खुश हुआ। फिर उसने वही भोग में रखने वाली चीजें एक बड़ी थाली में रखी और उसको अपने घर के पीछे वाले जंगल में रखने चला गया। अब इसे रखकर चला जाता हूँ। कल तो पूरे दिन शॉपिंग करने में निकालना है। वो अब वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद उसको अपने पीछे से पायल की छम छम सुनाई देने लगी, लेकिन उसने पलट कर नहीं देखा। अगली सुबह पहले उसने ढेर सारी शॉपिंग की और उसके बाद उसने सोचा, एक बार रोनित के घर भी जाकर देख लेता हूँ कि क्या हाल है। लोना चमारी ने उन्हें कैसी मौत दी है, ये तो देखना ही चाहिए। ऐसा इरादा करके वो रोनित के घर चला गया। वहाँ उसके घर के आसपास काफी भीड़ जमा थी। अरे भाई साहब, क्या हुआ है यहाँ पर? बहुत अजीब घटना घटी है। रोनित और उसकी बीवी सृष्टि कल रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और उनकी तिजोरी भी खाली है। पुलिस भी इस बात से हैरान है कि कोई आया और उन दोनों के साथ उनकी सारी दौलत भी ले गया और हम पड़ोसियों को कुछ पता ही नहीं चल सका। ये सुनकर सुधांशु अपने मन में सोचने लगा, अगर लोना चमारी ने उन दोनों को मारा नहीं तो कहाँ रखा होगा? उसके दिल में एक अजीब सा सवाल उठ रहा था। उसने घर जाकर वापस से वही भोग लगाने वाली चीजें एक बड़ी थाली में रखी और उनको फिर से जंगल में रखाया।
फिर उसने घर आकर काफी देर तक लोना चमारी का साबर मंत्र पढ़ा और वो उसके सामने प्रकट हो गई। कहो, आज क्या चाहिए तुम्हें? उसकी बात सुनकर सुधांशु के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट छलक आई और उसने अपनी इच्छा जाहिर की। कुछ देर बाद नितिन और अन्वेषा अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। तभी उनको ऐसा लगा कि उनके बेड के नीचे कोई है और वो जोर जोर से बेड को पीट रहा है। वो दोनों चौंकते हुए जाग उठे। कौन है? धम-धम की आवाज और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि कोई बेड के नीचे बैठा ऊपर की तरफ हथौड़े बरसा रहा हो। उन दोनों ने हिम्मत की और एक साथ नीचे झुककर देखा तो नीचे कोई भी नहीं था और वो आवाज भी आनी बंद हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? नीचे कोई तो है, फिर बेड को कौन पीट रहा था? मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा, मैं क्या बोलूं? तभी उन दोनों के हाथों के ऊपर खून की कुछ बूंदें टपकी और वो लोग सन्न रह गए। उन दोनों ने एक साथ ऊपर नजरें उठाकर देखा तो लोना चमारी अपने भयानक अवतार में किसी छिपकली की तरह छत से चिपकी हुई थी, जिसकी जीभ से खून टपक रहा था। ये मंजर देखकर उन दोनों का गला सूख गया। वो कुछ करते इससे पहले ही वो धम से उन दोनों के ऊपर आ गिरी। कुछ ही देर में उनके घर की सारी दौलत भी अब सुधांशु के पास आ गई। वो बहुत खुश हुआ, इतना खुश कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मेरे चारों दोस्तों की दौलत तो मेरे पास आ गई, लेकिन एक सवाल अभी भी मन में घूम रहा है कि लोना चमारी ने आखिर उनका किया क्या? तभी लोना चमारी उसके सामने प्रकट हुई और बोली, अब जल्दी से मुझे अगला शिकार भी बता देना, देर मत करना। वैसे एक बात तो बताओ, तुमने उन चारों का किया क्या? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम मुझे कल रात का काम जरूर बता देना। इतना कहकर वो गायब हो गई। अब तो मुझे किसी को मरवाना नहीं है और ना ही किसी की दौलत लूटनी है। अब तो बस हर रात लोना चमारिन देवी को भोग लगा दिया करूँगा। उसने रोजाना लोना चमारी देवी को भोग देना जारी रखा। कुछ दिन तक वो उसको नजर भी आई और अगला काम भी मांगती रही, लेकिन सुधांशु सिर्फ उसको भोग लगाता रहा। आज अमावस्या की रात है, आज की रात तुमको मेरे साथ चलना होगा। हाँ क्यों नहीं, चलो ले चलो, कहाँ चलना है? इतना कहते ही वो सुधांशु के करीब आ गई और कोई मंत्र पढ़ा। उनके चारों ओर धुआं ही धुआं छा गया और जब धुआं छटा तो वो दोनों एक गुफा के अंदर थे। अरे हम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? कौन सी जगह है ये? ये है कामरूप स्थल। इतना कहकर उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए। फिर सुधांशु को सामने दिखा कि उसके चारों दोस्त, जिनको वो मरा हुआ समझ रहा था, वो एक गोल घेरे के अंदर खड़े थे और पास ही एक ताबूत भी रखा था। वो लोग सुधांशु को वहाँ देखकर हैरान रह गए। सुधांशु, तू यहाँ कैसे? तुम लोग हैरान मत हो, मेरी ही वजह से तुम यहाँ पर हो। तुम लोगों ने कॉलेज की एनुअल पार्टी में मेरी गरीबी का मजाक बनाया था ना, अब देखो मैंने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। तुम लोगों से बदला लेने के लिए इस कामरूप की देवी लोना चमारिन को सिद्ध किया। मैं तो तुम लोगों को सिर्फ मारना चाहता था, फिर सोचा कि उससे मेरा बदला तो पूरा हो जाएगा, लेकिन गरीबी कैसे दूर होगी, इसीलिए मैंने तुम्हारी मौत के साथ तुम्हारी दौलत भी मांग ली। ये सुनकर उन चारों को सुधांशु पर बहुत गुस्सा आने लगा। तुमने सिर्फ एक मजाक का हमसे इतना बुरा बदला ले लिया कि हमारी जिंदगियां दांव पर लगा दी। ज्यादा मत बोलो तुम लोग। ये कहकर सुधांशु लोना से बोला, तुम मुझे यहाँ किस लिए लाई हो? थोड़ा सब्र रखो, अभी पता चल जाएगा। ऐसा कहकर लोना ने अपने हाथ के इशारे से ही सामने रखे ताबूत का ढक्कन हटा दिया और उसके अंदर पड़ी एक और लोना को देखकर वो पांचों चौंक गए। ये क्या, एक और लोना? तुम कौन हो? मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। 200 साल पहले मेरी मौत हो गई थी और मुझे मेरा शरीर छोड़ना पड़ा।
जैसा कि तुमको पता है कि मैंने 52 कलुओं को सिद्ध किया था अपने शरीर में वापस जाकर फिर से जिंदा होने के लिए। मुझे सभी कलुओं को एक एक इंसान की बलि चढ़ानी थी, जिसमें से 4 कलुए रह गए थे। अब मैं तुम्हारे इन 4 दोस्तों की बलि उनको दे दूंगी। नहीं, ऐसा मत करो। वो चिल्लाते रहे, लेकिन वो उस घेरे से बाहर नहीं आ सकते थे। लोना ने कोई मंत्र पढ़ा और 4 एक जैसे दिखने वाले कलुए वहाँ पर आ गए। उनके शरीर की बनावट इंसानों के जैसी ही थी, लेकिन उनके पूरे शरीर पर कोई बाल नहीं था। वो चारों कलुए उन चारों पर टूट पड़े और उनके सिरों को धड़ से अलग कर बड़े मजे से उनके मांस को खाने लगे। अब मैं अपने शरीर में वापस जा पाऊंगी और फिर से जीवित हो जाऊंगी। ऐसा कहकर उसने सुधांशु को भी उसी घेरे में धक्का दे दिया। ये तुमने क्या किया? मुझे माफ करना सुधांशु, मैंने एक झूठ बोला था। 4 नहीं 5 कलुए रह गए थे। ये सुनकर सुधांशु के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी एक कलुआ तेजी से वहां आया और सुधांशु पर झपट पड़ा। उसके ठीक बाद ही लोना चमारी की आत्मा धुआं बनकर अपने शरीर के अंदर समा गई और उसने सांस लेना शुरू कर दिया और ताबूत से बाहर निकल आई। अब मैं वापस आ चुकी हूँ अपनी सारी शक्तियों के साथ।